हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का अगला लेक्चर, जिसमें दोस्तों हम आज बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना है क्या, प्रियम्बल है क्या। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। तो दोस्तों प्रियम्बल है क्या, प्रस्तावना है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो हमारे संविधान के पिता थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन लोगों ने संविधान बनाया, तो दोस्तों वो अपने संविधान में क्या डालना चाहते थे और उनका उद्देश्य क्या था बनाने का। हमने क्या बोला अभी, उद्देश्य। किस बात का उद्देश्य? संविधान बनाने का उद्देश्य। किन के लिए? लोगों के लिए। एग्जैक्टली दोस्तों, तो यहीं से शब्द निकल के आया उद्देश्य क्या। तो हमारा पर्पज क्या था संविधान में, संविधान को बनाने का लोगों के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमने कहाँ लिखी हैं? अपनी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। इसी को उद्देश्य का बोलते हैं दोस्तों, प्रस्तावना बोलते हैं, और इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। तो हम इनके बारे में देखेंगे, प्रियम्बल के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है प्रियम्बल में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और उन शब्दों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकलते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे। पहली बात तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना है क्या। तो आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको पता है, आपके पास बुक होती है, ठीक है, तो बुक के आगे पहला क्या लिखा होता है? पाठ्यक्रम। ठीक है, पहले पेज पे आपको पता है सारे चैप्टर के नाम लिखे होते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रियम्बल में हमारे संविधान में जो कुछ भी लिखा है, जो हमारे संविधान को बनाने का जो विजन था, जो उद्देश्य था, वो हमने प्रियम्बल के ऊपर लिख दिया कि भाई हमारा ये उद्देश्य है, हम इसलिए सारी चीज़ें अपने संविधान में रखेंगे, जिसका हमारा विजन क्लियर हो जाए कि हमने अपनी जो संविधान है बनाने के लिए अपना विजन कहाँ क्लियर किया है? प्रस्तावना में। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं वो शब्द क्या क्या है दोस्तों, तो हम देख लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पहला शब्द क्या है, ये संविधान का परिचय पत्र। तो भाई आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला भी जाता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि सारी बातें हमारी कहाँ निहित हैं? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें कहाँ दी गई हैं? हमें प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। ठीक है, उद्देश्य का में। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान होना चाहिए, परिचय पत्र किसे बोला जाता है? प्रस्तावना को। किसका? संविधान का। आगे ये लिखा हुआ है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि भाई प्रस्तावना को किसके आधार पे, किसने रिकमेंडेशन दी थी और किसकी अनुशंसा पे, किनके द्वारा मतलब संविधान में डाला गया, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। तो दोस्तों आपको दिख पा रहा हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है शब्द उद्देश्य प्रस्ताव। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो कुल मिला के बात ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, ये शब्द कैसे हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए शब्द हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना की जो संविधान में दी गई है ना, वो उसका प्रोपोजल कौन लेके आया था, या किसके प्रोपोजल द्वारा वो उसमें लागू की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये दोनों नाम याद रखने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में, और हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ शब्द हैं जो इनके टर्म, मेन टर्म है किसके? प्रियम्बल के। जो मुख्य शब्द हैं उनके बारे में हम कुछ बेसिक उनकी नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे एक शब्द देखा है यहाँ पे, संप्रभुता। तो आप बार बार देखते हो है ना, तो भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता इसका क्या मतलब है, तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करें आंतरिक अथवा बाहरी मामलों में स्वतंत्रता, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल मामले में हम पूर्ण रूप से कैसे हों? स्वतंत्र हो। मतलब जितने भी हमारे मामले हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, जिसमें कोई बाहरी आदमी हमें हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, कंप्लीटली हमारी पावर किनके पास हो? इंडियन लोगों के पास। ठीक है, तो हमें कोई डिसीजन मेकिंग पावर किनके पास हो? निर्णय लेने की शक्ति किनके पास हो? भारतीय लोगों के पास। ठीक है, भारत सरकार के पास। वो किसी बाहरी सरकार, किसी और देश से परमिशन ना ले, ना कोई ऐसी अथॉरिटी दुनिया में ऐसी हो जो भारत सरकार को ये बोले कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। मतलब कंप्लीटली हम बोलें तो बाहरी और इंटरनल एंड एक्सटर्नल मामले को हम अवॉइड करें, कंप्लीटली फ्री हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मुद्दा ये है कि आज के डेट में पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, क्या पूरी तरह से वो संप्रभु हैं, सॉवरेन हैं? सवाल ये है, क्या भारत एब्सोल्यूट
सॉवरेन है? ये क्वेश्चन ये है मन में दोस्तों। तो आप एक बात सोचो दोस्तों, जैसे मान लो आपका कोविड आया था, या मान लो कोई ट्रेड का मामला होता है, या कोई भी यूएन का मामला है, यूनाइटेड नेशन का। दोस्तों कोई भी कंट्री आज के टाइम पे, क्या हम बात नहीं मानते यूएन की? बिल्कुल मानते हैं। क्या WTO की बात नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। क्या WHO की बात नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। जो भी गाइडलाइन आती है WHO की, जैसे मान लो कोविड के टाइम पे देख लो आप, कि भाई बहुत सारी गाइडलाइन आती है WHO की, तो हम उन्हें फॉलो करते थे। क्या हम उनकी बात को नेगलेक्ट कर सकते थे? नहीं। कहीं ना कहीं दोस्त पूरी दुनिया में हम बात करें तो सारे कंट्री सॉवरेन तो हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इस मामले में बातें माननी पड़ती हैं और उनकी गाइडलाइनों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें बस यही देखना था। यहाँ पे हमारा मुद्दा ये था कि भाई अच्छी बात है, सारी कंट्री सॉवरेन है, इंडिया इज सॉवरेन कंट्री, इंडिया एक भारत एक संप्रभु देश है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनली कहीं ना कहीं किसी के नीचे बात मानते हैं उनकी, और बातों को मानना पड़ता है ना। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। तो आपको मतलब ये बात समझ में आई होगी कि भाई सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लीटली फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, कोई बाहरी दबाव ना हो, सारे निर्णय किनके हों, हमारे हों। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमें दूसरों के निर्णय भी मानने पड़ते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, चूंकि UN, WTO, WHO हमने जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। एक शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। तो आपको ये दिख रहा है समाजवादी, सोशलिस्ट, इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखो दोस्तों, हम सही मायने में देखें तो समाजवादी मतलब क्या है? यहाँ मतलब समाजवादी सामाजिक, ठीक है, कैसा सामाजिक, ये पता होना चाहिए हमको। तो दोस्तों यहाँ पे समाजवादी शब्द का मतलब दोस्तों ये है, जो हमारी सरकार है, सरकार समझ रहे हो दोस्तों, जो भी सरकार है मतलब गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई भी संस्था सही गवर्नमेंट की, ठीक है, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट, जो हमारे लिए काम करती है ना, और जिसमें सरकार का रूल एंड रेगुलेशन है, मतलब जहाँ पे सरकार नियम बनाती है वो सब सरकार के हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है हमारे लिए, सोशलिस्ट का मतलब ये क्या है? तो मतलब दोस्तों गवर्नमेंट हमारे लिए एज ए रेगुलेटर, एज ए फैसिलिटेटर, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं आपको मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ और आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, है ना, रूल एंड रेगुलेशन बना रहा हूँ, कुछ तरीके ही बताता हूँ पढ़ने के दोस्तों। ऐसे ही सरकार हमें रूल एंड रेगुलेशन, फैसिलिटेटर, एज ए फैसिलिटेटर वर्क करती है। ठीक है, हमको काम देती है, हमको साथ लेके चलती है ना। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। राज्य व्यवस्था मतलब हमें राज्य को कैसे चलाना है, शासन को कैसे चलाना है। साथ ही साथ दोस्तों लिखा हुआ है आर्थिक प्रणाली, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलाने, और समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखने। सरकार द्वारा क्या विनियमन, विनियमन मतलब दोस्तों रेगुलेशन, है ना, मतलब ये काम किसके हैं, सरकार के, कि सरकार हमें एज ए फैसिलिटेटर, एज ए रेगुलेटर हमारे लिए काम करे, मतलब सरकार हमें कोई दबा के ना रखे, बस अपना जो ड्यूटी है वो पूरी करे। ठीक है, एक मतलब कंट्रोल वे में, एक मैनर में, ठीक है ना, एज ए रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर, दैट इज सोशलिस्ट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों एक बार आप पढ़ सकते हैं इसे और थोड़े पीसफुली देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि सरकार का मतलब प्रियम्बल में सोशलिस्ट का क्या मतलब है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब दोस्त देखते हैं आगे शब्द एक धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, इसका क्या मतलब दोस्तों? तो आप हर दिन सुनते हैं सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, तो हर दिन मतलब जो हमारे पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो सेक्युलर सब चिल्लाते रहते हैं आए दिन, है ना। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो हम देखते हैं। सेक्युलर का हिंदी में दोस्तों मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, राज्य का, इसमें क्या बोला गया दोस्तों, डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों अभी जो कि उसमें लिखा हुआ है और फिर समझ लेंगे। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा दोस्तों, इसका मतलब है राज्य का मतलब सरकार का मतलब जो भी हमारी जो सरकार है, ठीक है दोस्तों, तो उनका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, मतलब कोई ऑफिशियल धर्म, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और क्या लिखा है दोस्तों, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमारी प्रियम्बल में देखा हुआ है दोस्तों कि सभी धर्मों को समान रूप से मतलब प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सेपरेट है राज्य और धर्म। ठीक है, राज्य का उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारी प्रियम्बल में दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो सेक्युलर होते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं, क्या है, कोई एग्जाम्पल है या नहीं है, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ दोस्तों जिसमें हम देखेंगे सेक्युलर। ठीक है,
निरपेक्ष। तो दोस्तों हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लियरिटी है। निरपेक्ष का मतलब होता है अलग। तो भाई पहली बात तो हमें ये इंडिया की बात करें, इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इंडिया में जो बोला गया है, और दोस्तों एक्चुअल में ये मैं एक सेकंड में थोड़ा पीछे जाता हूँ तब आपको बताऊंगा चीज़ें कैसी चलती हैं। देखो सेक्युलर है ना, वो दो टाइप का होता है, मतलब धर्मनिरपेक्ष दो टाइप के हैं। एक कैसे हैं, पॉजिटिव, एक दोस्तों नेगेटिव। कैसे, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक, एक दोस्तों नकारात्मक। अब इन दोनों का क्या मतलब है, इंडिया क्या फॉलो करता है और बहुत सारे कंट्री वो क्या फॉलो करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों ऐसे कंट्री दोस्तों जहां पे स्टेट मतलब सरकार सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करे, साथ ही साथ सभी धर्मों को इक्वली प्रोग्रेसिव रखे और इक्वली सपोर्ट करे। आपको यह ध्यान रखना है। तो भाई तो यहां पे इक्वली क्या करे, सपोर्ट करे। और भाई यहां पे स्टेट और रिलीजन, राज्य और धर्म दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस रखते हों। ठीक है, संबंध रखते हों। मतलब राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सभी धर्मों का इक्वली सम्मान करे, सबको प्रमोट करे। ठीक है, सबको प्रमोशन दे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी ऐसा हो नेगेटिव में। तो पहले हम अपना पॉजिटिव क्लियर करेंगे। जैसे मान लो आज के टाइम पे दोस्तों हमारे यहाँ पे चाहे नवरात्रि हो, चाहे दोस्तों हमारी जो तुम्हारे रमजान हो, चाहे भी कोई किसी भी धर्म के कोई भी प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, दोस्तों हर जगह पुलिस मिलती है, आपको प्रशासन हर जगह मिलता है दोस्तों। मतलब क्या ऐसा बोला गया कि जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे ही एटीएम कार्ड लगेगा? नहीं। क्या ऐसा बोला गया कि जहाँ मस्जिद है वहाँ पे एटीएम कार्ड लगेगा? नहीं दोस्तों। सरकार की जिम्मेदारी है कि बिना किसी धर्म के भेदभाव के दोस्तों सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करे और हर जगह प्रशासनिक एवं आर्थिक और हर तरह की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो वहाँ पे प्रमोट करे। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे वो पॉजिटिवली मतलब सकारात्मक रवैये से धर्म में जो भी उनको बनता है, जो प्रशासन व्यवस्थाएं वो बनाए रखे। कुल मिला के मुद्दा ये है दोस्तों, 100 बात की एक बात ये है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव में, सकारात्मक में राज्य का धर्म से एक पॉजिटिव वे में रिलेशन होता है ना। तो मतलब किसी एक धर्म को विशेष को सपोर्ट नहीं करेंगे, सबको करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों इंडिया क्या, अब क्वेश्चन दोस्तों आ जाए कि इंडिया में जो धर्मनिरपेक्षता है ना वो कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दोस्तों पता होना चाहिए हमारी जो इंडिया की सेकुलर है ना वो कैसी है भाई, पॉजिटिव है। कैसी है, सकारात्मक। क्योंकि हमारे इंडिया में दोस्तों सभी धर्मों को इक्वली प्रमोट किया जाता है। आपको पता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सबका सरकार ख्याल रखती है ना। सरकार मतलब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों सरकार जब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपने जजमेंट देता है, तो सभी धर्मों के जो भी रीति रिवाज हैं इन सबको ख्याल में रखते हुए देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट कभी ये बोलता है कि हमें तुम्हारे धर्म से कोई मतलब नहीं है और हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम ना अपने हिसाब से ही चलेंगे? नहीं दोस्तों, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे चाहे वो कोर्ट हो, न्यायालय या फिर कोई विधायिका हो, लॉ हो, रूल एंड रेगुलेशन हो, कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखा जाता है कि विशेष धर्म को एक धर्म को टारगेट ना करें, सभी का इक्वली ख्याल रखें। ठीक है, तो हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नेगेटिव की देखें। नेगेटिव क्या है, मतलब दोस्तों नेगेटिव में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ये बात यहाँ पे भी है, पॉजिटिव में राज्य का कोई धर्म नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव में राज्य रिश्ता रख रहा है, किससे, धर्म से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली राज्य का कोई संबंध जीरो, मतलब राज्य किसी भी हालात में धर्म के आधार पर कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा, मतलब जीरो, मतलब कंप्लीटली अवॉइड। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों फ्रांस, आपको पता है पिछले 2 साल पहले न्यूज़ थी एक कि भाई फ्रांस में जो एक स्कूल में था, आपको पता है मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, ऐसा कुछ मामला चला था न्यूज़ में। तो दोस्तों वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे इस मामले को देखे फ्रांस सरकार ने कुछ एक्शन भी लिए थे, है ना, हिजाब के खिलाफ, और बहुत सारे इस्लामिक कंट्री उसके अगेंस्ट चले गए थे, आपको पता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि फ्रांस को कतई फर्क नहीं पड़ता,
तुम कौन से धर्म के हो, कौन से के नहीं हो, कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जो फैसला लेना है वो अपने हिसाब से लेना है, सबके लिए बराबर रखना है। कोई धर्म को कंप्लीटली अवॉइड, धर्म बीच में बिल्कुल नहीं आएगा, ये पता होना चाहिए हमको दोस्तों, ठीक है। तो हमने दोनों चीज देखी, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दोस्तों ये कौन सा एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम यहाँ पे, फ्रांस, ठीक है। कैसा है फ्रांस, नकारात्मक। इंडिया कैसा है, पॉजिटिव, सकारात्मक, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया दोस्तों सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है। अब आपको ध्यान रखना है और समझना है, थोड़ा सोचना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखें दोस्तों, एक शब्द है लोकतांत्रिक। कैसा, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक कंट्री। अपन बोलते हैं रोज डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों देखते हैं हम, हाँ, लोकतांत्रिक का क्या मतलब है यहाँ पे, सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित। मतलब दोस्तों सारी शक्तियां किनके पास हैं, पीपल के पास। किनके पास, लोगों के पास, ठीक है। अल्टीमेटली डिसाइडर कौन है, पीपल, लोग, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए जहां पे सारी शक्तियां किनके पास हों, लोगों के पास, ठीक है, दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो क्वेश्चन दोस्त ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री कितने टाइप के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था सेक्युलर कंट्री कितने टाइप के हैं, अब पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो मैं एक खाली पेज ले लेता हूं दोस्तों यहाँ पे। तो भाई डेमोक्रेसी, ठीक है, ये कैसी टाइप की होती है। तो दोस्तों ये भी दो टाइप की है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। ये हमको पता है कितने टाइप के दोस्त, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसका क्या समझे दोस्तों, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है दोस्तों, ऐसी कंट्री जहां पे वोट कौन करे, पीपल। हम अच्छा, वोट करता ही कौन है, डेमोक्रेटिक कंट्री में अल्टीमेटली पावर किनके पास है, लोगों के पास, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोगों के सेंटर की ही सोचेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो जो लोग हैं इन्होंने वोटिंग की, ठीक है, और वोटिंग से ही दोस्तों पता है आपको सरकार बनती है, ठीक है। तो वोटिंग करी और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पहले इलेक्शन कर लिया, वोटिंग करी, लेकिन दोस्तों अगर मान लो इनको ये आदमी पसंद नहीं आया, मान लो अभी इन्होंने अपने एक पीएम चुन लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम लोगों ने अपने पीएम साहब चुने, ठीक है। अब जो पीएम साहब ना, क्या हम दोबारा अपनी ही पावर से इनको हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते ना। इंडिया में नहीं हटा सकते ना कि भाई हमने एक बार वोट कर दिया तो 5 साल तक फ्री है, हम तो नहीं हटा सकते। भले ही लोकसभा के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो हटा सकते हैं मेजोरिटी के हिसाब से, अगर मेजोरिटी टूट जाती है तो क्या हम हटा सकते हैं। जो लोग वोट देने गए थे क्या वो ही फिर से किसी उम्मीदवार को जो जीत गया है उसके कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं इंडिया में, नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन में कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी कैसी है दोस्त, डायरेक्ट, जिसमें दोस्त क्या होगा कि मान लो कोई मेंबर है, हमने उसे एक बार इलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो हम उसे हटा भी सकते हैं। कैसे, रेफरेंडम करके, रिकॉल करके। ये बहुत सारी जनमत संग्रह सुना है दोस्तों आपने, जनमत संग्रह, लोगों का मत लेके हटा सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं रेफरेंडम, ठीक है, रिकॉल कर सकते हैं, ये सारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो जहां पे दोस्तों जिन लोगों ने चुना है वो ही लोग उस आदमी को जो जीत गया है या जिस पोस्ट पर पहुंचा है, या फिर जहां का भी जो मेंबर है उसे हटा दें, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब मैंने चुना फिर मैं ही हटाऊं, मैंने वोट किया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं हटा दूंगा, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो दोस्तों एग्जांपल पता होने चाहिए हमें एक दो कंट्री के। ये कौन सा कंट्री है ऐसा डायरेक्ट हुई, तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। कौन सा है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, आपको ध्यान ना है, यूरोप का कंट्री है ना। आगे देखते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट, इसका क्या मतलब है दोस्तों, अप्रत्यक्ष। लोकतांत्रिक मामले कैसे होते हैं देख लेते हैं। मान लो आज हमने पीएम का चुनाव लड़ा और दोस्तों मैं पीएम बन गया, ठीक है, एक बार मैं जीत गया,
आपको पता है कि जो पीएम का जो हमारे एमपी होते हैं वो पीएम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे मतलब जो पीएम साहब हैं वो बन गए। क्या दोस्तों, अब हमको ये पसंद नहीं आए। मान लो इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। आपको भी पता है कि कौन कितने वादे पूरे बोलता है और फिर कितने वादे पूरे होते हैं। तो मान लो वादे पूरे ना हुए, फिर हमको लगा ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं है। तब क्या आपके पास पावर है कि आप उनको हटा दो? आपके पास, आपने वोट किया है, आपके पास है? नहीं है। दोस्तों यही तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और आपके पास पावर होती ना तो आप हर 2 दिन बाद एक नया पीएम चुनते कि भाई ये ढंग से काम नहीं कर रहा, बदल दो, या ये वाला सीएम ढंग से काम नहीं कर रहा, बदल दो। एग्जैक्टली जहाँ पे दोस्त हम इलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम पीपल के पास पावर नहीं है, लोगों के पास शक्ति नहीं है कि वो खुद ही जाके वहाँ से उनको नीचे रेफरेंडम कर दें या उनको रिकॉल कर दें। इस मामले में ये कोई काम नहीं होंगे। अगर वो एक बार वो उनका अपॉइंटमेंट हो गए दोस्त, पीएम बन गए ना, तो उसके बाद हम उन्हें नहीं हटा सकते, सिवाय तो भाई लोकसभा खुद उन्हें हटाए, ठीक है, अपने बहुमत के कारण, ठीक है। अगर बहुमत गिर जाता है तो ऐसे मामले में इंडिया कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सवाल ये है। तो भारत कैसा लोकतांत्रिक देश है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये बताओ दोस्तों। तो हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने अभी इनके सारी बातें हमने करी। तो इंडिया के एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया कैसा कंट्री है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर कोई पूछता है, हालांकि यहाँ तो क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो आपको दोनों शब्द समझ में आए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है दोस्तों, जहाँ पे जो आदमी इलेक्ट करे वो ही द्वारा वहाँ पे उसे पावर हो हटाने की, ठीक है। मतलब सारी शक्तियाँ यहाँ पे भी अल्टीमेटली किसके पास, पीपल के पास है हटाने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम हैं भले ही डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हमारे पास वहाँ पे उन्हें वापस करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। उनके ही लोग, जो चुने हुए लोग हैं, वही कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सोचिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। रिपब्लिक, गणतंत्र। तो आपको पता है रिपब्लिक का शब्द का राज्य का प्रमुख निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव होता है? हाँ होता है। क्या हमारे जो राष्ट्रपति हैं क्या वो किसी राजघराने के? नहीं है। क्या कोई राजा महाराजा के बेटे? नहीं है। कि भाई उनके पिता थे तो वो ही राजा बन जाएंगे? नहीं। ऐसा देश, ऐसा स्टेट दोस्तों जहाँ पे जो देश का मुखिया हो वो कैसा हो, निर्वाचित हो, तो जो कहीं ना कहीं चुनाव लोगों द्वारा चुन के आया हो। कुल मिला के बात यह है कि राष्ट्रपति कौन चुनता है? लोग, हम लोग चुनते हैं। अब क्वेश्चन ये है, हम कहाँ चुनते हैं भाई? डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट चुनते हैं ना। तो प्रेसिडेंट का चुनाव कैसा होता है? इनडायरेक्ट। तो दोस्तों चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ऐसा मेंबर जो देश का मुखिया हो, चाहे वो बस वो चुन के आया है, कैसे भी आए, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसका इलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्शन इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है कि राज्य का जो मुखिया है, जो राज्य का जो हेड है, वो कैसा हो? निर्वाचित हो, ठीक है। जो चुनाव लड़के आया हो, लोगों द्वारा चुना गया हो, ठीक है। आगे देखें, जस्टिस। दोस्तों ध्यान रखना है, जस्टिस न्याय। कौन कौन से न्याय? पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना, तीनों शब्द याद रखने। निष्पक्ष कैसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर, ठीक है। देखो ये शब्द लिखें, निष्पक्ष, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर। दोस्तों हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। किसके आधार पे? ना तो सामाजिक आधार पे, ना आर्थिक और ना ही राजनीतिक आधार पे, कोई भेदभाव नहीं करना। इसका मतलब ये शब्द किसके? न्याय के। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, मोस्टली पता है एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता जो शब्द है ना दोस्तों, ये जो आर्थिक शब्द है ना, वो हम कहाँ डाल देते हैं? क्वेश्चन वाले स्वतंत्रता में, ठीक है, फ्रीडम में। टाइप ऑफ फ्रीडम पूछ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये फ्रीडम का टाइप नहीं है। क्या? आर्थिक। किसका टाइप है? न्यायपालिका का, मतलब न्याय का, ठीक है, जस्टिस का। तो हम किसके आधार पे भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान अवसर देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों शब्द, एक और शब्द है हमारे, स्वतंत्रता, लिबर्टी। और लिबर्टी क्या होता है दोस्त? लिबर्टी एक्चुअल में कैसी होती है मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल, मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी से काम कर पाऊं, मुझे कोई बीच में ना रोके ना टोके, ठीक है, और मैं अपनी मर्जी, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई काम कर पाऊं, है ना, मुझे फ्रीडम हो काम करने की अपने मन के आधार पर, ठीक है, कंप्लीटली, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी को दोस्त हिंदी में बोलते हैं उदार, और जहाँ पे इसका मतलब है मतलब
स्वतंत्रता। समझ गए ना दोस्तों? इसका मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता बिना किसी रोक टोक के। मतलब दोस्तों बिना किसी रोक टोक के क्या है? हमें अवसर, बिलीफ है ना, रिलीजन, किस में क्या मानना है, उपासना, सारे शब्द हम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता बिना किसी रोक टोक के। लेकिन हम आगे बात करेंगे धीमे धीमे कि कैसे रोका टोका जाता है, जो जितना बोला जाता है उतना नहीं है, ठीक है। आगे देखें, इक्वलिटी, समता, ठीक है, लोगों के बीच विशेष उपचार का अभाव। इसका मतलब क्या है दोस्त? नो स्पेशल ट्रीट या नो स्पेशल स्टेटस। दोस्तों इसका मतलब ये है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, सारे लोग समान हैं, किसी को विशेषाधिकार नहीं है, इसमें ये बोला गया है। लेकिन इसका भी काउंटर होगा दोस्तों, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे और बहुत सारी आगे चीज़ें पढ़ेंगे, प्रिविलेज पढ़ेंगे, ठीक है, तब देखेंगे जो बात प्रियम्बल में बोली गई है कहीं ना कहीं वो एक तरफ उसके जस्ट अपोजिट काम करती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो भाई इक्वलिटी का ध्यान रखना है कि लोगों के बीच कोई भेदभाव का, विशेष उपचार का मतलब पता है ना दोस्तों? विशेष उपचार का मतलब क्या है? कोई स्पेशल स्टेटस नहीं किसी को, सब बराबर हैं, ठीक है। तो समानता में कैसे लोग हैं दोस्त? सब बराबर हैं, सबके आधार पर सब बराबर हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी दोस्तों, बंधुता। अब दोस्तों बंधुता का मतलब पता है ना आपको? भाईचारा, भाई सीधी सी बात है। तो लोगों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए दोस्तों? भाईचारे की भावना, फीलिंग कैसी हो? भाईचारे की, ठीक है ना। तो भाई हमें ये शब्द ध्यान रखना है, फ्रेटर्निटी का भी। तो हमने दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे शब्द देखे, इन शब्दों को आपको पता है जो मुख्य शब्द हैं उनका ध्यान रखना है, जिनमें आपको पता है ये शब्द इक्वलिटी का ध्यान रखना है और लिबर्टी शब्द ध्यान रखना है। ये शब्द लिखे हुए हैं जितने सारे, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की सुंदरता, ये सारे ध्यान रखने हैं। शब्दों का खेल है दोस्तों सारा। न्याय की बात करें दोस्तों तो 3 शब्द ध्यान रखने हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। कैसे? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। तीनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं। रिपब्लिक का मतलब पता ही है दोस्तों आपको, जो राज्य का मुखिया होगा वो कैसा होगा? इलेक्टेड होगा, है, निर्वाचित होगा। डेमोक्रेटिक पता ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया कैसी है बताओ, ठीक है। सेक्युलर पता ही है आपको, पॉजिटिव, निगेटिव, इंडिया कैसा है बताओ। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र किसे बोलते हैं? प्रियम्बल को बोलते हैं। प्रियम्बल किसके आधार पर लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर लेके आए थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह ध्यान रखना है, कौन लेके आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए, ठीक है। आगे देखेंगे हमने सॉवरेनिटी देखी थी दोस्तों, पता ही है आपको। सोशलिस्ट पता ही है कि सरकार की यहाँ पे सरकार का क्या रोल है? सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सरकार का क्या रोल है? तो हमारे लिए सरकार का क्या रोल है, ठीक है, वो कैसे हमें ट्रीट करती है ना, ये सारी चीज़ सोशलिस्ट में, ठीक है। थोड़ा डेप्थ में देखो, आराम से चीज़ पीसफुली माइंड से समझो और थोड़ा रीथिंकिंग किया करो, ठीक है दोस्तों। हाँ तो मित्र आगे देखें कि भाई जो प्रियम्बल है ना उसका क्या रोल है प्रेजेंट में, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या शब्द डाले गए, इन सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो दोस्तों ये याद रखना है कि भाई प्रियम्बल में कुछ शब्द जोड़े गए, क्यों जोड़े गए, क्या जोड़े गए, देख लो। तो 42वां संविधान संशोधन आपको ये पता है कब आया? 1976 में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो हमें याद रखने सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। दोस्तों अभी अपने जो शब्द पढ़े थे ना पीछे, वो शब्द यही तो हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, SSI करके आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों कब जोड़े गए ये? 1976 में, 42वें संविधान में। तो जो आपको याद रखना है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो याद नहीं कर पाओगे, पता नहीं कितना भारी शब्द है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। और हम देखेंगे जो प्रियम्बल का वो उसका स्टेटस क्या है। जैसे तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा सोसाइटी में स्टेटस क्या है, वो अलग है, पता नहीं कैसा है। लेकिन दोस्तों आपका जो तुम्हारे फ़ोन पे जो व्हाट्सअप है ना, उसका स्टेटस है वो कुछ अलग है। तो दोनों स्टेटस में आपके अलग अलग डिफरेंस हैं, ठीक है ना। एक्चुअल ज़िंदगी में आप कुछ और हो और दिखते कुछ और हो, सोसाइटी में कुछ लोग तुम्हारे कुछ और तरीके से देखते हैं। तो भाई आपका स्टेटस है, ऐसे भी दोस्तों प्रियम्बल का कुछ स्टेटस है, उसकी कुछ वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। एग्जैक्टली तुम्हारी कितना वैल्यू है तुम्हारे घर में,
वो आपको पता होगी, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों प्रियम्बल में कितनी वैल्यू है संविधान में प्रियम्बल की, वो इसमें पता होगी हमें। तो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, कि भाई इसका स्टेटस क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेटस किसका, प्रियम्बल का, ठीक है। तो देख लो दोस्तों, सवाल हैं उनके आपको जवाब देने हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको हाँ और ना में जवाब देने हैं। आपको प्रियम्बल के एक क्वेश्चन आपके गारंटी है सही हो जाएगी, ये सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बस आपको जवाब देने हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं किसके मामले में, दर्जा के मामले में, स्टेटस के मामले में। पहला सवाल है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो दोस्तों जवाब है हाँ सर है, बिल्कुल है, वर्तमान में है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये भी है आगे, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना में संशोधन, क्या प्रस्तावना में कोई बदलाव किया जा सकता है? तो दोस्तों जवाब है हाँ है सर। तो बोलोगे सर कैसे, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976, बदलाव ही तो किया है, संशोधन ही तो किया है, ये दिख रहा है आपको, हाँ है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब प्रस्तावना में दोस्तों क्वेश्चन एक आता है कि प्रस्तावना में कितनी बार बदलाव किया गया है? तो दोस्तों एक बार। कितनी बार? एक बार। अब तक एक बार प्रस्तावना में बदलाव किया गया है। तो आपको ये पता भी है कौन कौन से शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्द आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो हमें दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है। आगे, क्या प्रस्तावना में उल्लंघन के लिए सरकार को न्यायालय में ले जा सकते हैं? अगर मान लो दोस्तों प्रस्तावना में बहुत सारी बातें लिखी हैं, इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें, अगर ये पूरी नहीं होती हैं तो क्या हम सरकार के खिलाफ जा सकते हैं? कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जा सकते हैं? तो जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि इतनी सारी बातें लिखी हैं, ये पूर्ण करना हमारे लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें बोला गया है कि प्रस्तावना जस्टिसेबल नहीं है, न्यायोचित नहीं है, इसे हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इसके खिलाफ कोई चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है बखूबी, ठीक है। तो हाँ भाई साहब, बिल्कुल नहीं जा सकते, कहाँ पे? कोर्ट में। तो आपको तीन क्वेश्चन समझ में आए? क्या समझ में आए? संविधान का भाग है, हाँ है, संशोधन कर देंगे भाई साहब, बिल्कुल कर देंगे, और कोर्ट में जाएंगे लेके से? नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय निर्णय देते समय अकेले, केवल, दो क्वेश्चन शब्द ध्यान रखने हैं, अकेले या केवल प्रस्तावना पर भरोसा करके निर्णय ले सकते हैं? नहीं दोस्तों। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर मान लो ऐसा कोई केस है जो प्रस्तावना में उसका कुछ बारे में कुछ मेंशन किया गया है, तो वो केवल प्रस्तावना के आधार पर ही अपना जजमेंट नहीं दे सकते, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और अन्य प्रावधान है, इन सब का ध्यान में रखते हुए, या जो भी कानून है उसका ध्यान रखते हुए साथ ही साथ तो अपना जजमेंट दे सकते हैं। केवल मतलब ओनली प्रियम्बल के बेसिस पे नहीं दे सकते, केवल प्रस्तावना के आधार पे हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते। कौन? कोर्ट, मतलब न्यायालय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको बखूबी ध्यान रखने हैं, इसका मतलब समझ गए ना, तो भाई कोर्ट अपनी केवल प्रस्तावना के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता, उसके साथ उसे और भी कुछ मटेरियल चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे दोस्तों? आगे देखते हैं हम, क्या न्यायपालिका निर्णय देते समय, आपको ये हो गया। क्वेश्चन अगला है, क्या प्रस्तावना न्यायोचित या प्रवर्तनीय है? क्या प्रस्तावना जस्टिसेबल है? क्या प्रस्तावना लोग हम कोर्ट जाएंगे? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं जाएंगे, जस्टिसेबल नहीं है। जैसा कि फंडामेंटल राइट होते हैं वैसा नहीं है, प्रस्तावना कतई भी न्यायोचित नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने एक नज़र में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं दोस्तों, और 1 सेकंड के आंसर हैं। बस हमें हाँ और ना में आंसर पता होगा तो इजीली हम चीज़ें टैकल कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, आगे क्या देखेंगे, देख लो जो देखना है वो। प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस दोस्तों, मतलब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए बार बार, कुछ इनके स्टेटस है ना, प्रस्तावना के स्टेटस के बारे में बहुत सारी बदलाव करेंगे, ठीक है। तो भाई वो कौन कौन से केसेस आए वो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहली बात, पहला केस कौन सा आया? बेरू-बारू यूनियन 1960। कौन सा? बेरू-बारू यूनियन 1960 केस। प्रस्तावना, इसमें क्या बोला गया दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये कौन सा केस है दोस्तों? प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें हो गया? बेरू-बारू यूनियन केस वर्सेस इंडिया, ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ। कब आया दोस्तों? ये 1960 में। तो हमें ये केस याद रखना, कौन सा? बेरू-बारू केस यूनियन
1960, जिसमें प्रस्तावना में बोला गया, भाई किसने बोला होगा दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये प्रियम्बल है ना, वो भाग नहीं है किसका, संविधान का। लेकिन दोस्तों अगले ही कुछ दिन बाद, अगले कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी बातों में फंस गया और उसने अपना ही जो जजमेंट था वो चेंज कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट साहब, देखिए केशवानंद भारती केस 1973, आपको पता है ये कितना बड़ा फेमस केस है, बिल्कुल पता है। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, मतलब बात पलट दी है अपनी चाचा, ठीक है। तो आपको पता है पहले क्या बोला, संविधान भाग नहीं है, फिर क्या बोला, संविधान का भाग है, ठीक है, बोल दो। तो हमें दोनों केस याद रखने, कौन कौन से, बेरुवारी और केशवानंद भारती। भारती वाले में क्या है, आपको पता है भाग ये है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और केस आया। केस तो दोस्तों बहुत सारे आए, लेकिन हमें कुछ मेजर केस हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक है, जहां से हमारे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तीसरा केस कौन सा है दोस्तों, देख लो, पढ़ लो थोड़ा खुद ही। तीसरा केस है दोस्तों LIC बीमा वाली अपनी, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। क्या बोला दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा भाग है, आंतरिक भाग है, किसका, संविधान का। कौन, प्रस्तावना। तो हमें तीनों केस ध्यान रखने हैं दोस्तों। पहला क्या केस है, 1960 का बेरुवारी, ठीक है, उसमें भाग नहीं है, ठीक है। दूसरा केस है केशवानंद भारती वर्सेस इंडिया, इसमें क्या बोलेगा, भाग है। और इसमें बोले दोस्तों ये कैसा भाग है, इंटीग्रल पार्ट है, मतलब आंतरिक भाग है, किसका, प्रस्तावना का, सॉरी संविधान का, क्या, प्रस्तावना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जितने सारे डायमेंशन थे प्रस्तावना के वो सारे क्लियर किए। आपको बस इसे एक बार वीडियो देखना है और पेशेंसली देखना है, और जो टर्म है, मेन टर्म है, आपको वो नोट कर लेने, ठीक है। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे, वो किसी भी एग्जाम के क्यों ना सही, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होंगी, और उम्मीद करिएगा आप भी इसे ढंग से देखें और सीखें, यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एक बार वीडियो देखें, फिर थोड़े क्वेश्चन MCQ लगाएं आपको दोस्तों। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो चीज़ पता चलेगी कुछ सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।